नमस्कार साथियों, अभिव्यक्ति परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 21 अगस्त यानी कि आज के करंट अफेयर को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक ज़बरदस्त शायरी के साथ। अर्ज किया है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको मेहनत करनी है और अपने आप पे विश्वास करना है। एक ना एक दिन मंजिल आपको मिल ही जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। देखो, ये जो फाइनल हुआ है अभी महिला फीफा विश्व कप का, ठीक है, इसमें जो फाइनल मुकाबला किसने जीता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि जो फाइनल मुकाबला किसने जीता है। ठीक है, तो सही आंसर है कि फीफा महिला विश्व कप का जो फाइनल मुकाबला जीता गया है वो स्पेन द्वारा जीता गया है। ठीक है, किसके द्वारा जीता गया है, स्पेन द्वारा जीता गया है। और हराया किसको है, तो इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, और ये जो फाइनल मुकाबला हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ है। कहाँ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पर, तो सिडनी में हुआ है। इतना याद नहीं रखना है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है कि फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इंग्लैंड को हरा कर स्पेन क्या हुआ था, विजेता बना है। अब देखो, ये जो फीफा महिला विश्व कप है इसके बारे में हम बेसिक चीज़ें समझ चुके हैं पहले भी। ठीक है, पहले भी लगभग 2 बार इस पर बात कर चुके हैं और एक बार आज देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस पर बात नहीं करेंगे। देखो, जो न्यूज़ में रहा है, इंग्लैंड को हराकर स्पेन पहली बार क्या बना है, चैंपियन बना है। तो ये भी याद रखना है, स्पेन ने क्या किया है, पहली बार ये कप जीता है। ठीक है, और इसका आयोजन देखो कब से कब तक हुआ था, 20 जुलाई से ये शुरू हुआ था ये पूरा टूर्नामेंट, और 20 अगस्त को इसका फाइनल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और इंग्लैंड और स्पेन के बीच ये हुआ है मुकाबला। ठीक है, ये जो फीफा महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई है और ये 4 साल में एक बार होता है। और इसमें जो सबसे सर्वाधिक बार जिसने जीता है उसका नाम है अमेरिका, यानी कि जो अमेरिकी टीम है उसने सर्वाधिक बार ये वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, फीफा महिला वर्ल्ड कप जीता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में खेल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखो, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा का केंद्र रहे चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। तो वो चंद्रयान 3 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व जगत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि भारत जो है वो तीसरे प्रयास में चंद्रमा पर पहुंचने वाला है। ठीक, और ये जो चंद्रयान है, ये जो चंद्रयान 3 है वो देखो 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतर जाएगा। ठीक है, तो जो लैंडर चंद्रमा पर उतरेगा उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रज्ञान, विक्रम, वाइजर, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर का नाम है वो क्या नाम है, उसका नाम विक्रम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी यही था। ठीक है, और इसके रोवर का नाम क्या है, तो रोवर का नाम प्रज्ञान है। क्या नाम है, प्रज्ञान है। ये प्रज्ञान क्या है, ये रोवर है। ठीक, तो कोई लैंडर क्या होता है, लैंडर का काम क्या होता है, लैंडर का काम होता है, नाम से ही पता चल रहा होता है कि लैंडिंग करवाना है। यानी कि ये जो रोवर है इसके भीतर ये रोवर लगा हुआ है, इसको लैंडिंग करवाना है चंद्रमा की सतह पर। ठीक है, उसके बाद इस लैंडर से एक, ऐसे कहें कि एक रोवर अलग होगा। ठीक है, यानी कि वो एक तरह का रोबोट ही होगा जो कि वहाँ पर अनुसंधान कार्य करेगा और उसका नाम क्या है, प्रज्ञान है। ठीक है, तो जो अनुसंधान करेगा उसका नाम है प्रज्ञान है और जो लैंडिंग करवा रहा है उसका नाम विक्रम है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी प्रज्ञान था और लैंडर का नाम भी क्या था, विक्रम था। तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर का नाम सेम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और न्यूज़ में किस प्रकार से रहा है,
वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अपने को पढ़ना है न्यूज़ को देखते हुए कि वास्तव में जो न्यूज़ में रहा है वो क्या रहा है। वो चंद्रमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर विक्रम, ठीक, इतिहास रचने के करीब अपना यान है। तो ये इसकी हेडिंग रही है न्यूज़पेपर की, ठीक है। हेडिंग पे अपने को नहीं जाना है, अपने को देखना है कि जो लैंडर का नाम है वो क्या है पहले तो, ठीक है। तो लैंडर का नाम विक्रम है, और ये अभी देखो चंद्रमा के सतह से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो 23 अगस्त को इसकी क्या करवा दी जाएगी, सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी जाएगी, ठीक है। और शाम को 5:27 पर ये लैंड कर जाएगा, ऐसा न्यूज़ में बताया गया है। देखो दूसरी तरफ एक और मिशन आपको देखने को मिलेगा कि लूना 25, आपने सुना होगा, अखबारों में देखा होगा, पढ़ा होगा। तो लूना 25 जो मिशन है वो भी एक चंद्रयान है, यानी कि जो चंद्रमा पर जाने वाला एक अंतरिक्ष यान है, ठीक है। और ये जो लूना 25 लॉन्च किया गया है वो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था, और हालांकि ये अभी क्रैश हो चुका है, इसे संपर्क टूट चुका है, तो ये इसलिए न्यूज़ में रहा था। देखो ये जो चंद्रयान 3 है जिसने भारत ने इसको लॉन्च किया है, ये चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान होगा, ठीक है। दूसरी तरफ बात करें कि रूस के लूना वाले की, लूना 25 की अगर बात करें, लूना 25 की अगर बात करें, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या हो गया, अभी फेल हो गया है, क्रैश हो गया है, लेकिन वो दक्षिण ध्रुव पर नहीं उतर पाया है, ठीक है। तो देखिए भारत का ये जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है, अगर ये चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कर लेता है तो ये विश्व का पहला ऐसा यान होगा या ऐसा लैंडर होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देख लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि अपने को याद रखनी है। उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है, इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और चंद्रमा की ये दक्षिणी ध्रुव पर इसको उतारा जाएगा, वो भी आपको याद रखना है। अगर इसकी सफल लैंडिंग हो जाती है तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला एक विश्व का पहला अंतरिक्ष यान होगा, ठीक है। देखो अचानक से एक अंतरिक्ष यान और आ गया था, लूना 25, ठीक, ये भी देखो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जा रहा था रूस द्वारा, लेकिन ये सफल नहीं हुआ है, इसलिए ये अब विश्व का पहला ऐसा अंतरिक्ष यान नहीं बन पाएगा जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, ठीक है। अगर भारत वाला उतर जाता है, भारत का जो चंद्रयान 3 है वो सफल हो जाता है, तो ये विश्व का पहला ऐसा अंतरिक्ष यान कहलाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जीएस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइंस एंड टेक में इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। और करंट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है। अब देखो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो व्हीकल भी आपको याद रखना है, LVM-3 व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये मार्क जो 3 है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो कौन सा है, मार्क 3 है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था, इस पूरे अगर बात करें इस अंतरिक्ष यान को, ठीक है, तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। अभी श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये एक झील में, एक टापू पर स्थित है, और उस टापू का नाम है श्रीहरिकोटा। और ये श्रीहरिकोटा किस झील में है, तो वो भी आपको याद रखना है, पुलिकट झील में है, ठीक है। ये पुलिकट झील कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके देखो लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान है, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हम पहले भी समझ चुके हैं, और इनको एक बार फिर से देख लेना है कि विश्व जगत के सामने ऐसा प्रस्तुत करना है कि भारत जो है वो किसी से कम नहीं है, हम भी देखो चंद्रमा पर जा सकते हैं, ठीक है। और चंद्रमा पर जाकर नए नए अन्वेषण करना है, खोज करना है, रिसर्च करनी है, ठीक है, ताकि भविष्य में चंद्रमा के संसाधनों का भारत के हित में प्रयोग किया जा सके। तो ये इसके उद्देश्य रहे हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, उसकी डेट भी थोड़ी सी आपको याद रखनी है, क्योंकि जो सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चंद्रयान फर्स्ट को देखो लॉन्च किया गया था 2008 में, ठीक। इसकी घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी 2003 में, और अब ये लॉन्च कब किया गया था, तो 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 में ये लॉन्च किया गया है।
और ये सफल रहा है। ठीक है, एक सफल अंतरिक्ष यान था ये। इसको देखो 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन ये 2 साल तक प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाया है। ये लगभग 10 माह तक एक्टिव रहा है। ठीक, उसके बाद में इससे संपर्क टूट गया। अब देखो 10 माह से संपर्क होने के बाद भी इसको सफल कहा जाता है। सफल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तरफ तो ये सवाल उठता है कि ये सफल है कि नहीं है। अब ये सवाल क्यों उठता है उसको देख लेते हैं। क्योंकि इसको 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन ये 2 साल तक काम नहीं कर पाया है, इसलिए कई वैज्ञानिक हैं इस पर सवाल उठाते हैं कि ये असफल रहा है। लेकिन भारत इसको सफल मानता है और विश्व जगत में भी इसको सफल माना जाता है। कुछ अपवाद हैं जो इसको सफल नहीं मानते हैं, तो उन पे अपने को ध्यान नहीं देना। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट क्या है, सफल रहा है क्योंकि इसने 10 महीने में वो काम किया है जो इसको 2 साल में करना था। ठीक है, तो चूंकि ये सफल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो चंद्रयान 2 की अगर बात करें तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो डेट सेम है 22, लेकिन मंथ जो अलग है जुलाई है। तो 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। हालांकि ये सफल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इसका ऑर्बिट है, ठीक है, जो ऑर्बिटर है वो चंद्रमा के ऑर्बिट में अभी भी वो गति कर रहा है। ठीक है, और इसका देखो जो ऑर्बिटर जो है वो जो चंद्रयान 3 का जो रोवर है उससे निर्देश प्राप्त करेगा और उनको फिर क्या करेगा, पृथ्वी पर भेजेगा, इसरो के पास भेजेगा। ठीक है, तो चंद्रयान 2 भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 जो है 2023 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ मिशन है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सम्मेलन है। भारत इसका हिस्सा है, इसलिए हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जाएगा? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, चीन। तो इसका देखो कहाँ पर किया जाएगा, इसका सम्मेलन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका जो सम्मेलन होगा वो दक्षिणी अफ्रीका में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? दक्षिणी अफ्रीका में होगा। 22 से 24 अगस्त के बीच में होगा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर हो रहा है। दक्षिणी अफ्रीका में हो रहा है। कब हो रहा है? 22 से 24 अगस्त के बीच ये होने वाला है। ठीक, अगर ब्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जाने कि इसका गठन कब हुआ था, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अगर इसके गठन की बात करें तो इसका गठन 2009 में हुआ है। ठीक है, इससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि न्यूज़ में किस प्रकार से रहा है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि भारत क्या है, वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और भारत इस सम्मेलन का भी क्या है, हिस्सा है। ठीक है, यानी कि ब्रिक्स जो समूह है उसका भी एक सदस्य है। तो भारत के लिए इसके इम्पोर्टेंस थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि ये जो संगठन में इसके सदस्य देश हैं वो भारत से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि भारत इसमें किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करने वाला है। वो एक बहुत ही मतलब ज़्यादा दिलचस्प होगा। ठीक है, तो जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। इसका गठन 2009 में हुआ है, 16 जून 2009 में हुआ है। इसके अगर सदस्य देश की बात करें कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो उसमें ध्यान रखना है अपने को कि इसके नाम से पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ अपने, नाम क्या है, ब्रिक्स है, यानी कि BRICS है। ठीक है, तो बी का मतलब होता है ब्राज़ील और आर का मतलब होता है रूस, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 5 देश हैं जो इसके सदस्य देश रहे हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत इसका हिस्सा है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें सिर्फ जो चीन है वो इसका सदस्य है। ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये इसके सदस्य देश नहीं है, आपको याद रखना है। इसमें टोटल अगर बात करें तो 5 सदस्य देश हैं। गठन 2009 में हुआ था। अध्यक्षता की अगर बात करें तो अध्यक्षता कौन करता है? जिस क्रम में ये लिखा गया है, ठीक है,
ये जो ब्रिक्स जिस क्रम में लिखा गया है उसी क्रम में प्रतिवर्ष ये अध्यक्षता करते हैं। जैसे एक साल ब्राज़ील ने कर ली, उसके बाद रूस करेगा, उसके बाद इंडिया करेगा, उसके बाद चाइना करेगा, उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका करेगा। और इस बार 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो दक्षिणी अफ्रीका कर रहा है, क्योंकि ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित होने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो प्रतिवर्ष जो अध्यक्षता की जाती है वो BRICS द्वारा इसी क्रम में की जाती है। ठीक है, और इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है? चीन में है। चीन के संघाई शहर में इसका मुख्यालय है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उद्देश्य की बात करें तो ये सदस्य देशों के बीच जो राजनीतिक संवाद है उनको बढ़ावा देता है, जो आर्थिक संवाद है उनको बढ़ावा देता है। ठीक है, जो व्यापारिक संवाद है उन सबको बढ़ावा देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि विश्व के चाहे कितने भी संगठन हो, उन सभी का उद्देश्य होता है जो राजनीतिक और आर्थिक जो परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार है? तो ओणम त्यौहार मनाया जाता है, ये अभी न्यूज़ में रहा है, और ये किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है वो आपको बताना है। 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ओणम किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? ओणम देखो प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, तो किस राज्य का है? तो केरल राज्य से संबंधित है ओणम। ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? मुख्यतः केरल का ये पारंपरिक त्यौहार, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि कला एंड संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कला एंड संस्कृति में ही आता है। जो त्यौहार होते हैं, मेले होते हैं, वो सारी चीज़ें। अब ये न्यूज़ में किस प्रकार से रहा है? न्यूज़ में देखो, ये जो ओणम त्यौहार है उसमें इस प्रकार की पोशाक पहनकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसको मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? मुख्य रूप से तो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, और ये न्यूज़ में किस प्रकार से रहा है कि ओणम उत्सव की शुरुआत हो चुकी है केरल में, जो कि केरल का एक पारंपरिक त्यौहार है। ठीक, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है कि राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के बारे में असत्य कथन है। ठीक है, ये एक कार्यक्रम है जिसका नाम है राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। अब इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से अपने को चयन करना है कि उनमें असत्य कथन कौन सा है। तो राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। पहला जो कथन दिया गया है कि राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो राजीव गांधी सांस्कृतिक आदान प्रदान जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है, और इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। अगला जो ऑप्शन है कि राज्य बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की है, तो ये भी सत्य है। वो तीसरा जो ऑप्शन है कि वर्ष 2023-24 में 10,000 युवाओं को देश की संस्कृति से रूबरू करवाना है, रूबरू कराने के लिए शुरू किया गया है। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि देखो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है वो देश के लगभग 10,000 युवाओं को, ये आपको याद रखना है कि लगभग 10,000 युवाओं को वो अलग अलग राज्यों में वहाँ लेके जाएंगे उनको, और वहाँ की संस्कृति से रूबरू करवाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो तीनों जो कथन है वो सत्य हैं। ठीक है, और अपने को चयन करना था असत्य कथन, तो असत्य इनमें कोई भी नहीं है, तो जो डी आंसर है, जो डी ऑप्शन है वही सही आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब ये न्यूज़ में किस प्रकार से रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि 10,000 युवा अन्य राज्यों के भ्रमण पर जाएंगे। ठीक है, ये हेडिंग रही है। अब देखो इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या किया जाने वाला है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी जो शुरुआत की गई है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में इसकी शुरुआत की गई है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके तहत किया क्या जाएगा कि 10,000 युवा हैं। ठीक है, 10,000 युवाओं को देश की संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कौन से युवाओं को देश की संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा, यानी कि ऐसे कहें कि सांस्कृतिक भ्रमण करवाया जाएगा। 10,000 युवाओं को भ्रमण करवाने की बात कही गई है, तो वो किन युवाओं को करवाया जाएगा, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसमें बताया गया है कि ऐसे युवा जो एक साइट दी गई है यहाँ पर नीचे,
और उस साइट के तहत जो अप्लाई करते हैं उन युवाओं को इस कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा। ठीक है, उस साइट का नाम है youthboard.rajasthan.government.in। ठीक, इस साइट पर जाके पहले तो आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, अब आवेदन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, यानी कि कौन आवेदन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो पहली चीज़, आप 12वीं पास होने चाहिए और 12वीं में आपके जो 60% है उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और 12वीं कक्षा में 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो आयु वर्ग हैं वो 15 से 29 वर्ग के जो आयु वर्ग के जो युवा हैं वो ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उन्हीं को भ्रमण पर ले जाया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 15 वर्ष होनी चाहिए वो 31 मार्च 2023 को वो 15 साल का हो जाना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे कहें कि 31 मार्च 2023 को वो 29 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर वो इस डेट को 15 साल से कम है तो भी नहीं जा सकता, और इसी डेट को अगर 29 साल से ज़्यादा का है तो भी वो नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि इस डेट को वो कहाँ कौन से आयु वर्ग में होना चाहिए, 15 से 29 से आयु वर्ग के बीच उसकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कर सकता है, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं इस राजीव गांधी सांस्कृतिक जो युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना है उसके तहत। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है। तो ये जो विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग जो बनाई गई है वो एक प्रसिद्ध पेंटिंग है और ये विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है वो देखना है अपने को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाब्लो पिकासो, माइकल बोसानको और लियोनार्डो द विंची है और ट्रेवर विलियम्स है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पिकासो, बोसानको, लियोनार्डो और ट्रेवर विलियम्स है। ठीक, तो इनमें से जो ये मोनालिसा जो कृति जिन्होंने बनाई है, यानी कि जो चित्र जिन्होंने बनाया है उसका नाम क्या है, देखिए ये चित्र उन्होंने किसने बनाया है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो ये जो मोनालिसा पेंटिंग बनाई गई है वो लियोनार्डो द विंची द्वारा बनाई गई है। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई है, लियोनार्डो द विंची द्वारा बनाई गई है और ये विश्व की सबसे ऐसे कहें कि सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, ये आपको याद रखना है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये देख लेते हैं कि मोनालिसा जो पेंटिंग है वो इस प्रकार की है। एक महिला का ये चित्र है जो कि लियोनार्डो द विंची द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है। ठीक है, जो भारत में पहला वैदिक थीम वाला पार्क जो खोला गया है जिसको वेद वन भी बोला गया है, इसका नाम क्या है, वैदिक थीम वाला जो पहला पार्क खोला गया है इसका नाम है वेद वन। अब देखो ये जो वेद वन इसका जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है। 4 ऑप्शन है, नोएडा, आगरा, लखनऊ, मथुरा। ठीक है, तो वेद वन जो पार्क खोला गया है वो नोएडा में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है, नोएडा में, और नोएडा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, न्यूज़ में रही हैं। और लास्ट में 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, एक क्लाइंट संस्कृति से था और ऐसा कहें कि ये भी एक इन्वायरमेंट से है, या फिर ऐसे कहें कि क्लाइंट संस्कृति से इसको भी शामिल कर सकते हैं। अब क्लाइंट संस्कृति में कैसे शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वैदिक थीम पर आधारित है। ठीक है, और एक वेद वन है। अब देखो इस वेद वन में होगा क्या, इस वेद वन में वेदों की जानकारी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये याद रखना है, वेदों की जानकारी नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो फिर इसमें क्या होगा कि जो वैदिक जो संहिताएं हैं, यानी कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो 4 प्रमुख वेद हैं अपने, ठीक, उनमें जिन पेड़ों का उल्लेख किया गया है उनको आप इस वन में
देख सकते हैं। ठीक है, तो जो वैदिक पेड़ हैं उनसे यहाँ पर रूबरू हुआ जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं आज के दिन और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला जो अच्छा, ये क्वेश्चन तो सेम है, 2 बार हो गया कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।